का किसी को कुछ पता है क्या चीज है ये? नहीं सर। नहीं पता। तो आप लोग इसलिए आए हैं कि इसको आपको नहीं पता। एग्जैक्टली। गुड। पहली बार ही सुना है बस। पहली बार सुना है। चलो, मोक्ष का मतलब समझा है? हम्म, मोक्ष किसे कहते हैं? छुट्टी। कंटेनमेंट। लिबरेशन लिबरेशन। हाँ। और? अटेनमेंट ऑफ salvation। अच्छा, और? और अगर मैं बोलूं कि मोक्ष सेटिस्फेक्शन को कहते हैं तो क्या लगेगा मतलब आपको? एग्री अप टू सम एक्सटेंट। यस सर यस। सेटिस्फैक्शन मीन्स फुल्ली सेटिस्फाई होके जब हम संन्यास लेते ना सर, दैट इज मोक्षा। एग्जैक्टली। मैं इसलिए बात कर रहा हूं ना कि मोक्ष मतलब क्या होता है? संतुष्टि। मोक्ष के बाद कोई चीज चाहने की जरूरत होती है? नहीं। नहीं। और जिस अल्टीमेट। चीज से आप सेटिस्फाई हो जाते हो उसके बाद किसी चीज की चाहने की जरूरत होती है? उस चीज की नहीं होगी, हो सकता है किसी और चीज की हो। मोक्ष मतलब ठीक है, हम जब मोक्ष की बात कर रहे हैं तो हम एक वो चीज की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो जिसकी हमें नॉलेज हो जाए। देखिए, मोक्ष पट्टम का जब शुरुआत हुई तो इसका ओरिजिनल नाम था ज्ञान चौपड़। और ज्ञान का मतलब नॉलेज एंड चौपड़ का मतलब है एक गेम। तो वो नॉलेज की गेम थी और ये समझा जाता था, ये बताया जाता था कि इसके अंदर मेन लॉजिक क्या था इसके अंदर। अभी जब जैसे आपने सामने देखा होगा मोहपट्टम का है, तो उसमें बीच में क्या है? उसके बीच में हमारे चक्र हैं और लेफ्ट साइड में कुछ नंबर है और राइट साइड में कुछ नंबर है। तो बेसिकली ये दो चीजों के बारे में बताया जाता है। ये नंबर इस तरह से डिजाइन किए गए थे, ये नंबर और उसके खानों के नाम इस तरह रखे गए थे कि ये दो चीजें बताते हैं आपको, धर्म एंड कर्म। और हमारे जो चक्र हैं यानी कि इंसान जो है जो बीचों के बीच में फंसा हुआ है वो धर्म एंड कर्म। और इसी धर्म एंड कर्म के बीच में क्या हो रहा है? आपको दुख भी आती है और कई बार आपको भाई लक भी फेवर करता है। तो दुख को इन्होंने दिखाया था स्नेक से और खुशी को या लक को दिखाया था इन्होंने लेटर से। तो दो चीजें इसमें क्लियर होती है, दुख एंड सुख को इस तरह दिखाया जाता है कि आपको कभी सांप ने डस लिया तो ये चीजें जो दोनों चीजें हैं ना, सांप का डसना, ये दोनों में वैलिड हो रहा है। मतलब जब आप धार्मिक काम कर रहे हैं तो भी वैलिड हो रहा है और जब आप धार्मिक काम कर रहे हैं तो भी वैलिड हो रहा है। मतलब जो मैं कर्म की बात कर रहा हूँ, तो जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी आप पे दुखों का पहाड़ पड़ रहा है और बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी पड़ता है। बुरे कर्म पड़ते तो भी आप ऊंचाइयों पे जाते हैं और अच्छे कर्म करते तो भी गहराइयों में जाते हैं। तो ये चीजें दिखाई गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे जीवन शैली को 72 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 72 पार्ट्स में डिसाइड करने के बाद उन्होंने क्या करा, दो चीज से डिवाइड की। एक जो धर्म या हम जिसे कहते हैं मोक्ष कहते हैं या कोई भी चीज कहते हैं, अट्यूनमेंट कह लें या अपनी विजडम कह लें, तो वो दो पार्ट में डिवाइड। एक पार्ट क्या है? जब हमारा माइंड हमारी एक्टिविटी दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है। और एक क्या चीज होती है? जब हम अपने से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप सब लोग इसी चीज से कह रही हैं। कई बार आपको अपने आप यस। गुस्सा आता है और कई बार दूसरे गुस्सा दिलाते हैं। कई बार आपको अपने आप से किसी के प्रति प्यार आता है, कई बार दूसरे लोग प्यार दिलाते हैं। कुछ जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा क्या मुस्कुराता है तो आप गुस्से में भी क्यों ना आप उसको उठा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। कोई छोटा जानवर है आपको बड़ा प्यारा लगने लगता है। ये है ना। तो दूसरों के आगे से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लुएंस होता है तो इस चीज को दिखाया जाता है। बेसिकली जो मोक्ष पट्टम है ये राजा महाराजा यूज करते थे और ये 13th सेंचुरी से यूज हो रहा है। और ज्यादा इसका प्रचलन साउथ इंडिया में था
कि वो लोग क्या करते थे कि मोक्षपट्टम से बताया करते थे कि जो राजा किसी लड़ाई में या उनके घर में जब किसी पुत्र का जन्म लेता था या जो, तो उसके जीवन का जो वेरिएशन है ना वो क्या है, कि कहाँ पे इनका वेरिएशन कैसा कैसा है, सो दैट कि अकॉर्डिंगली वो स्टेप ले लें, उसको एनर्जाइज कर सके, उसको बता सके कि हाँ भाई ये तेरे साथ दुख होने वाला है तो अपने कर्मों को सुधार ले। अदरवाइज ये कर्म की पूरी पट्टिका थी जो आपके कर्म को सिद्धांत को बताती थी, और कर्म की पट्टिका से हिसाब से बता देती थी। आप जब लास्ट में जाओगे तो जैसा आप इस में देख रहे होगे 72 पे सांप ने डस लिया, और वो 72 पे जो सांप डस रहा है तो मतलब लास्ट जो स्टेज है उसके ऊपर आप किसी ना किसी चीज के ग्रास हो रहे हैं, डसे जा रहे हैं। तो ये मोक्ष पट्टम हमें इस तरह से चीजों को बताता है। अब मोक्ष पट्टम बेसिकली क्या है, ये आपका जो लेसन है ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये आपका आत्मिक लेसन है कि आत्मिक लेसन से आप एक्टिविटी से आपका कैसे आज कल परसों इस तरह से अफेक्ट होगा। आप ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो चीज होने जा रही है वो कैसे होने जा रही है, और उसको चेंज करने के लिए आपको क्या स्टेप लेने, क्योंकि ये जो बॉक्सेस हैं वो पूरी की पूरी वो चीज बताने की कोशिश करता है कि जो आपके अंदर फीलिंग चल रही है, चाहे वो दूसरों से है जिसे हम कार्मिक कह सकते हैं, या हमारे खुद अंदर की एक फीलिंग है, हमारे अंदर जो इन्फ्लुएंसिंग है वो चीज है। जो बेसिकली ये जो मोक्षपट्टम है, अगर पुरानी बात करूं मैं तो एक पोइट हुए थे जिनका नाम था ज्ञानदेव, 13th सेंचुरी में। तो उन्होंने इस चीज को एक डिफाइन किया था कि ये मोक्षपट्टम है, ऐसे है। लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने देखा कि कई हमले हुए उन पे, ब्रिटिशर्स पे, तो वो हमले इंडियन जीत गए क्योंकि वो उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी चीजों को समझ चुके थे, उन लोगों को जान चुके थे कि ये क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी कर दी, तो उन्होंने ये मोक्षपट्टम की जो टेक्नोलॉजी थी पूरी तरह जला दी। लेकिन सैन ज्ञानदेव जो थे उन्होंने अपने जो जो उनके शागिर्द थे उनको ये बता रखा था, तो इसलिए वापस ये ये वापस आई। लेकिन ये लिमिटेड रह गई क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे ना इस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थी बताने वाले गुरु लोग ज्यादा नहीं हुए। तो क्योंकि पूरा का पूरा जो था ना ये जो ये बोर्ड है जो जिसको हम पट्टा कहते हैं, तो ये सारा का सारा एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी पर डिपेंड करता था। तो कुछ लोग उसको बात को समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। तो जनरली क्या हुआ कि, और दूसरी बात यह कि ये हमेशा ना कर्मा रिलेटेड थ्योरी में बात करती है। तो जब कर्मा रिलेटेड थ्योरी बात करती है तो आप लोगों को समझ में आता, किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम कर्म की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जब वेबिनार होते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पता ना आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन है वो? कि सर इसकी रेमेडी बता दीजिए। ये कौन सा जन्म का पाप है बोल के, कर्म कर्म कौन सा जन्म का है? हाँ हाँ, उसका आंसर क्या बोला था हमसे, क्या बोला था सर इसकी रेमेडी क्या होगी? आप क्वेश्चन कभी भी देखें, आप कोई भी वेबिनार शुरू करें उससे पहले ही आ जाएगा सर इसकी रेमेडी क्या होगी, क्योंकि हम डिसाइडेड कर चुके होते हैं कि हम वो कर्म नहीं करेंगे, हम वो कर्म नहीं करेंगे, हमें शॉर्टकट चाहिए। तो बेसिकली लॉजिक इसका यही है कि ये यहाँ पे तो लोगों को ये समझ में नहीं आने लगे। इसीलिए उस वक्त जो सेकंड बीसी में जब ये बात चल रही थी तो उस ज्यादातर क्या हुआ, जादू टोने टोटके और इस तरह की चीजें की शुरुआत हो गई, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि भाई आप कर्म तो करेंगे नहीं, तो कर्म का शॉर्टकट मारना शुरू किया गया। तो इस तरह की चीजें आई, तो इसलिए ये फिलॉसफी जो है वो कहीं ना कहीं रह गई। अब जब हम इसको बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये मैंने बोला ना कि आपको बैलेंस कर देता है, आपके चक्रों के माध्यम से आपको बता देता है कि ये आपके चक्र है और आपकी इस तरफ वो चक्र है दूसरे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चक्र है जो आप खुद से इन्फ्लुएंस करते हैं। और हर काम की एक्टिविटी हमारी, मैंने क्योंकि जब इसे समझना चाहा और पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद तकरीबन 20 बुक्स 20 आर्टिकल मैंने पढ़ने शुरू किए इसके ऊपर। एंड देन आई रियलाइज कि जो हम चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं या चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके बाद
हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। हम कर्म, इसलिए हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में ये बात करी जाती है, कर्म फिलॉसफी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। एक्सेप्ट, हाँ, हम शॉर्टकट मारते हैं तो अलग बात है। अब मोक्ष पट्टम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ये जो बॉक्सेस हैं बेसिकली क्या है, आपके कॉन्शियस के हिसाब से चीजें बनाई गई हैं, और वो कॉन्शियस, इनके पीछे जो सोच है वो ये थी कि आदमी का कॉन्शियस इसी तरह से चलता रहता है। और ये कॉन्शियस, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ये कॉन्शियस पहले तो कन्वर्ट होकर इंटेलेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी ज्ञान में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जब ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो आपकी ईगो में कन्वर्ट होता है। इसी तरह इसके एक एक चीजें इस तरह बताई गई थी, कहाँ ये ईगो में डेवलप हो जाता है, कहाँ ज्ञान में आता है। और अगर आप अपनी ईगो और ज्ञान को समझ लो तो चीजें क्लियर हो सकती हैं। यस और नो? गुड। अब ये मोक्ष पट्टम जैसा एक जरूरी है, क्योंकि आप लोग सब लोग सुन के आए हैं नाम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हमें ये लगता है कि सब ये तो चलो आप तो पढ़ा दोगे, आपने पढ़ा भी दिया, लेकिन हम करेंगे क्या इसका, हम क्या यूज कर क्या करेंगे? तो बेसिकली इसका यूज कहाँ शुरू होता है? इसका यूज तब शुरू होता है जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, आप जानना चाहें कि इसका सोल्यूशन क्या है, या जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में है आप, उसका अंजाम जानना चाहें कि होगा क्या, क्या आपको सांप डसेगा या लेडर मिलेगी। आप ये समझ सकते हैं कि जो मेरे को डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें इन्फ्लुएंस में किससे आ रहा हूँ, हो रहा हूँ, मैं बाहरी चीजों से हो रहा है, अंदर चीजों से, या मेरी जो जर्नी है, मैं लाइफ का जो पैटर्न है वो जो फॉलो करूंगा तो इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, कैसी कैसी सिचुएशन आने वाली है। तो अगर मुझे अपनी सिचुएशन पता, देखिए जब भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या चीज होती है हमारे शरीर में? अगर कोई चीज हम इन्फ्लुएंस होते हैं किसी चीज से, चाहे इंटरनली हो एक्सटर्नली, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ तो कौन सी चीज मुझे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, कहाँ से मैं इन्फ्लुएंस ज्यादा होता हूँ, मैं किस तरह से इन्फ्लुएंस होता हूँ? दिमाग से। हमारे जो बॉडी में ऐसी कौन सी है, देखिए मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना, और कोई कोई आदमी वो चीज कर रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है। या सपोज कर लो अब वो चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे गुस्सा आ गया, एक पार्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ वो जो ना करने वाला कौन है, वो मेरा बॉस है, उसने वो करी, मैं उस पर गुस्सा तो नहीं करूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये मेरे हार्ट चक्र को इंटीमेट करेगा। क्योंकि अगर मैंने बॉस से गुस्सा ले लिया और पंगा ले लिया तो ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये मेरे रूट चक्र को इन्फ्लुएंस कर देगा, मैं अपने जॉब में स्टेबल नहीं रह पाऊंगा। कम्युनिकेट करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे ना ये चीजें, जब ये 72 बॉक्स को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपके दिमाग में वो चक्र और कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की, आपको समझाने की, वो चीजें आएंगी, लेकिन आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़े। और उस वक्त तो एक, और उसके वक्त एक जो चीज होती है वो चीज क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो इसका मतलब, हम जब मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। जब हमारा क्राउन चक्र, तो हमें नॉलेज आने शुरू आती है, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम अपने स्किल डेवलप करते हैं। हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने सैक्रल चक्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब इस तरह ये चक्रों का जो है, और इस तरह आपके जो ये पैटर्न है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। आप लोग बस एक काम कर लीजिएगा कि इस पूरे चार्ट का फोटो ले लीजिएगा, ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, और इसको प्रिंट आउट ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको सामने लेके बैठे, ठीक है, अदरवाइज और तो इसकी कोई चीजें है नहीं। एंड इसको जब आप देखेंगे तो शुरू करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब इसका बैकग्राउंड था, तो अब इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ जो मिडिल पे है, यानी कि हमारे चक्र।
क्योंकि उसको समझ लो, आप बेस लाइन को समझ लोगे तो दोनों तरफ से कंपेयर कर लोगे। फिर हम एक एक करके एक एक बॉक्स पे चलेंगे, मूव करेंगे, ये बॉक्स क्या कहता है, ये बॉक्स क्या कहता है, ये बॉक्स कहता है। ठीक है, ओके विद यू? यस सर। वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, अगर मैं बॉक्स बताऊं तो फिर चक्रों पे आओगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए पहले मैं इस एलिमेंट पे आके फिर बॉक्स पे चलता हूँ। ठीक है, यस सर। हम लोग एक राइट फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं ना? हाँ जी सर। गुड। तो सबसे पहला बात करते हैं हम रूट चक्र। रूट चक्र से मतलब क्या होता है, जिसका मतलब हम कहते हैं रूट चक्र मतलब मूल चक्र। मूल चक्र का मतलब क्या हुआ कि वो चक्र जहां हमारी जड़ें हैं, और जब हम जड़ की बात करते हैं इसका मतलब है जड़ अगर कमजोर है तो पौधा गिर सकता है। तो इसका मतलब है रूट चक्र का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कि हमारे जीवन में कितनी स्टेबिलिटी है। और इस चक्र को ना लाल कलर से दिखाया जाता है, लाल कलर से दिखाया जाता है, और एक ऐसे ट्रायंगल से दिखाया जाता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस चक्र में कहीं ना कहीं एक चीज आती है कि ये चक्र जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है। ये चक्र जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है कि ये जो चक्र है इसके अंदर वो एनर्जी है, एक लेवल है। अब इस चक्र को अगर हम बॉडी के पार्ट में बात करते हैं तो ये बेस जो हमारी स्पाइन है उसका बिल्कुल बेस होता है, और बोला जाता है कि ये जो चक्र का जहाँ पे ये चक्र लोकेट होता है वो बोला जाता है कि हमारे प्राइवेट पार्ट और हमारे एनएस के बीच वाला जो पार्ट होता है वहां पे ये चक्र होता है, क्योंकि यही हमारा बेस है। और इसको हम बात करते हैं अपने ऑर्गन से तो किडनी, जॉइंट, लेग, बोन्स, हेड, हेयर, टीथ, ये सब होता है। एंड ये चक्र, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं रूट की बात कर रहा हूं, तो रूट को आप बोलेंगे सर आपने अभी बोला है कि रेड कलर से दिखाएगा, तो रेड कलर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज को तपाना, किसी चीज को जलाना, अग्नि में जैसे हम जलाते हैं। तो इसका मतलब है कि रूट चक्र एक रॉ चक्र है, एक रॉ है, रॉ चीज फॉर्म में एक चीज है जिसको आप अपने सामने अपनी चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे कि जब लड़कियों की शादी होती है तो आप लोग देखा होगा उनको भी रेड कलर बनाया जाता है, क्योंकि रेड कलर एक लस्ट को भी दिखाता है, प्यार को भी दिखाता है। इनफैक्ट ये प्यार से थोड़ा ऊपर है, इसीलिए क्यों पहनाया जाता है रेड कलर, कि वो फैमिली में स्टेबिलिटी दे। और ये कलर कहीं ना कहीं एग्रेशन को भी दिखाता है, क्योंकि आप में किसी चीज को अगर बढ़ाना है तो आप में उस चीज के प्रति एग्रेशन होना चाहिए। अरे मेरे प्रवचन नहीं चल रहे हैं, हाँ ना काटते रहो, बोलते रहो कि हाँ ये गलत बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, कुछ ना कुछ समझ में आया तो भी बोलो नहीं समझ में आया, तो मुझे लगा कि आप लोग भी जिंदा हो। ठीक है ना? जी नहीं सर। समझ में ठीक आया। है सर, ठीक है सर। हाँ सर मुझे समझ में नहीं लगा। आया अभी। अभी आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं रेड एंड रूट चक्र, दैट इज नॉट देयर इन द चार्ट, करेक्ट? इट इज देयर इन द चार्ट ब्रदर, किधर है सर? बीच में देखो ना। Not in 32? the down row. ये सर ये Down row. ये रहा पांच इसमें नीचे नंबर वाला, पे। नीचे वाला हाँ रेड 5 कलर। नंबर पे सर, 5 नंबर 5 चंद्रशेखर नंबर। सर। हाँ 5 ओके नंबर। ओके, These are समझ the में आया। chakras sir, these are the chakras. सर ओके, मैं गॉट इट। अब नाउ यू कैन सी इट। या लाल, L is for लाल। यस, ओके, that is our mantra is written actually my lam vam, that is a ठीक है। mantra is there. See the logic behind is that again I said ना कि ये जब डिफाइन किया गया है तो इसलिए नहीं डिफाइन किया गया था कि ऐसा होगा, ये इसलिए डिफाइन किया गया था कि इसके थ्रू जो है ना आपकी जो सारी एक्टिविटीज हमने बात करी ना, आपकी सारी एक्टिविटी इज बेसिकली रोटेटिंग थ्रू दिस। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि एग्रेशन होता है, पावर होती है, और इसमें अंदर वही पावर होती है। जैसे कि आपने देखा कि जब पुराने जमाने में जब राक्षसों का एक आतंक पाया जाता जो, तो लोगों ने प्रार्थना की तो सभी देवों ने अपनी अपने बॉडी से एनर्जी निकाल के निर्माण किया एक देवी का, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, और उसने सभी राक्षसों का वध किया। तो लॉजिक बिहाइंड क्या था इसमें कि ये कहीं ना कहीं एक रॉ चीजों को एक फॉर्मेशन में देती, तो वो फॉर्मेशन
ही हमारे रूट चक्र है, और वो फॉर्मेशन आपकी स्टेबिलिटी का कारण बनता है। तो रूट चक्र इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये रूट चक्र आपके अंदर स्टेबिलिटी लाता है। इसीलिए जब हम देखते हैं किसी का रूट चक्र डिस्टर्ब होता है, तो हम कहते हैं भाई ब्लड रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या बोन्स कमजोर हो सकते हैं, या आपके अंदर वाइटलिटी की कम हो सकता है। तो ये जब चीजें आने लग जाए तो ये वाली बात है। और रूट चक्र एक जैसे मैंने बोला कि बड़ा रॉ फॉर्म है और उसको पकाना चाहिए, इसलिए हमने एग्रेशन का नाम दिया कि जो रेड कलर है एग्रेशन देता है। अब हम आते हैं सेकंड चक्र पे, जिसको हम सैक्रल चक्र कहते हैं। यानी ये जो चक्र है ये रूट चक्र से, हाँ या प्लीज एनीथिंग, या यू कैन ऐड इट आल्सो इफ यू वांट टू ऐड। थोड़ा सा कोई और चीज Yes. ऐड करना चाहेंगे आप लोग? Yes, Leelavati ma'am want to say something. या बोलिए लीलावती मैम। Nothing, sir. I was just watching the ओके, chat. That's all. गुड। नाउ द सेकंड चक्र इज सैक्रल चक्र। ये आपकी जो नेवल है, नाभि है, उससे नीचे, और आपका जो रूट चक्र है उसके साथ होता है। इवन अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाए तो ये बोला जाता है कि आप अपनी नाभि से 2 इंच नीचे देखेंगे तो सैक्रल चक्र होता है। एंड इसकी लोकेशन बेसिकली लोअर एब्डोमेनल या बिलो द नेवल होती है। एंड लॉजिक क्या है इसका कि ये जो चक्र है ये क्या बताता है, ये बेसिकली ये बताने की बात है आपके अंदर लाइफ में कौन सी ऐसी चीज आती है जहां पे आप थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाते हैं। तब आपका अगर पेट भरा हुआ है तो दूसरी चीज क्या आती है? अगर आपका पेट भरा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन क्या आता है आपके पास अवेलेबल, कि नमक जरा कम डाला, नमक और डालो, चॉइस आनी शुरू होती है कि नहीं? Yes, sir. अगर पेट भरा है तो कैसा भी पेट खाली है तो कैसा भी खाना फटाफट आप खा जाओगे। और जी अगर सर। पेट खाने की मिलने की इच्छा है तो आपके अंदर क्या चॉइस आ जाती है। इस चक्र को येलो कलर से बताया गया था, और इसको बताया गया था जैसे हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन या पेट, ठीक है, ये जेनिटल ऑर्गन जहां से हम रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं, इसको बताया गया था। ये बेसिकली इसका जो सिम्टम है, मतलब ये है, ये बोलना था डिजायर के अंदर, आपके अंदर इच्छा शक्ति को वॉश देता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाता है। और इसको किसी तरह से येलो कलर से बता रहा हूँ। येलो कलर आपने कई बार देखा होगा कि जब हम बात करते हैं, अगर प्लेनेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, या हम कभी कलर की बात करते हैं तो हम बोलते भी हैं कि जो पीला कलर है वो कलर किसका है? पीला कलर किसका होता है? सन का। 3 नंबर, हाँ सॉरी, सन का। यस राइट, सन का। ठीक है ना। और सन क्या करता है जब शुरू होता है तो क्या करता है वो क्या रेड कलर, रेड कलर। रेड तो बाद में एनर्जी आता है, एंड हीट सबसे पहले वो येलो कलर का एंड होता है। ठीक है ना। येलो कलर, इसका मतलब उसके अंदर क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? वो बड़ा होने की हीट। कोशिश कर रहा है, वो क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहा है, वो कोई चीज क्या है कि आप में एक एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये होता है। और ये जहाँ पे इस कलर को हम बोलते हैं कि ये कलर एक पैशन का कलर है, आपके अंदर मूवमेंट देता है, आपके अंदर चॉइस देता है, आपके अंदर वो चीज देता है। जब आपके अंदर, जैसे आपके अंदर चॉइस आती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, क्योंकि आपको अच्छा और बुरे का भेद लग जाता है। जब कभी भी आप अच्छा और बुरे में अंतर करने लग जाओ तो इसका मतलब आप क्रिएटिव हो ना। अदरवाइज तो हम सब कैसे कर रहे हैं? हम सब वही रूट फॉलो कर रहे हैं, और जिस दिन आपने वो रूट फॉलो करके दूसरा रूट ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्रिएटिव हो गए। यस और नो? Yes, sir. तो पकड़ना ही अगर है। आप सारी चीजें वैसी करते जा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? यू लाइक हमसे बोलते हैं ना कई बार, हम लोग कई बार बोलते हैं ये बहुत बहस करती है। तो जो आदमी बहस बहुत करता है उसके अंदर देखना वो क्रिएटिव होगा, इसलिए बहस कर रहा है ना। अगर Very कोई true, sir. क्रिएटिव नहीं तो बहस क्यों करेगा? Sorry. उसको अंदर है ना लीग से हट के कोई काम कर रहा है। यस। यस सर। Now, the next chakra is a solar plexus chakra. इस चक्र को ये हमारे नेवल के थोड़ा अबव होता है, लेकिन चेस्ट से नीचे होता है।
और इसके जो जिसे हम कहते हैं ना कि गॉल ब्लैडर, स्टमक, लीवर, हमारी जो चीजें होती है, और ये जो चक्र होता है, ये बेसिकली हमको क्या बताने की कोशिश करता है कि हमारे अंदर पावर कैसी है। बस अब दोनों चीजों पे समझ में लेते हैं कि मेरा पेट भरा है, मैं सेटिस्फाई हूँ, रूट चक्र ठीक है, ठीक है, और पेट भी भरा हुआ है, और मुझे जो मेरी चॉइस की चीज भी मिल गई। अब तीसरी चीज क्या आती है मेरे अंदर, मेरे पेट भी भरा है, मेरे चॉइस की चीज भी मिल गई। इसका मतलब फिर मैं कहने लग जाता हूँ ना, थोड़ा सा मुझे अपने पर प्राउड होना शुरू हो जाता है ना, कि यार मैं तो वो इंसान हूँ कि मैं अपना पेट भर सकता हूँ। मैं तो वो इंसान हूँ, जो मैं चाहूंगा मुझे मिल सकता है। मेरे अंदर एक पावर है। ऐसे ही होता है ना, अगर आपको नौकरी मिल गई है, सब कुछ मिल गया, तो आप क्या बोलते हो? यस, आई एम पावरफुल। Sir, proudly nature was that. नहीं, प्राउडी को थोड़ा सा दूर रखेंगे। पावर का मतलब यहाँ पे कहीं भी प्राउडी नहीं है। ये पावर का मतलब है कि आप जिसे कहते हैं ना कि आप जो हो वो बता सकते हो, जो हो वो बता सकते हो। वो कहने पे कोई हर्ज नहीं है ना। अगर आप एक डॉक्टर हो तो बोलोगे ना कि मैं डॉक्टर हूँ, Yes, sir. प्राउडीपन नहीं हुआ। ये आपकी वो पावर हुई जो आप बताना चाहते हो कि हाँ मेरे अंदर ही आप एक अपनी हाँ, पहचान दिखाना चाहते हैं. एग्जैक्टली, अपनी पहचान दिखाना। तो इस चीज को दिखा गया था, जब आप अपनी पहचान दिखाते हो और अपनी चीजों को बेसिकली क्या करते हो, अपनी चीजों को एग्जिबिट करते हो, अपने कंट्रोल सिस्टम को भी बताते हो। कि जैसे आप डॉक्टर हो, तो आप इंजीनियर का काम नहीं करोगे, आप डॉक्टर काम करोगे, तो आप अपनी एक अलग से पहचान बनाते हो। तो ये जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है वो आपकी अलग से पहचान बनाता है, और ये बताने की कोशिश करता है कि आप क्या हो। आप अपने आप को कोरिलेट करते हो। और यहाँ पे मैं जब सोलर प्लेक्सिस चक्र की बात करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे ये सिस्टम वैसा होता है कि जो आपके एंगर को मेंटेन करता है, जिसमें आप कहते हैं ना हम एंगर मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। दो सोलर प्लेक्सिस चक्र जिनका अच्छा होता है, वो अपने एंगर को मैनेज करते हैं। और एंगर को मैनेज करने का मतलब क्या होता है? बस सिंपल सा मतलब है कि आपको पता है कि मुझे कहाँ गुस्सा करना है। आपसे किसी ने कोई चीज छीन ली, घर पे हैं आप, तो शायद हाथ उठा देंगे, लेकिन अगर ऑफिस में है तो उससे बोलेंगे कि डोंट यू हैव मैनर, कि मेरे से चीज छूनी चाहिए। तो आप क्या अपने गुस्से को सिचुएशन देख के कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. Very true. तो इसका मतलब है कि अगर आपका इसका मतलब है अगर आप ऐसा करते हैं तो सोलर प्लेक्सिस चक्र है। अगर आप सब जगह यूनिफॉर्मिटी रखते हैं, आप ये नहीं देखते कि कौन क्या है, कौन खड़ा हुआ है, कौन सामने है, तो इसका मतलब है सोलर प्लेक्सिस गड़बड़ है। तो ये आपके एंगर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये बेसिकली इसकी जो पावर है वो है आपके, जब मैं एंगर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग, आपकी पर्सनल पावर है, आपको अपने पर अथॉरिटी बहुत अच्छी है, आपका जो जो जिसे कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, आपके अंदर अ, दुख और सुख सहने की और एग्जिबिट करने की ताकत है। नाउ नेक्स्ट द चक्र इज हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का मतलब है ना, ये हमारे जो ये हार्ट यहाँ पे नहीं होता, ये हमारे बीच में होता है, चेस्ट पे। और ये जो चक्र है, ये बेसिकली बताने की क्या करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि आप अपने आप को किस तरह से दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन की बातें करते हैं, अब इसमें ये होता है कि आप किसी को प्यार कैसे देते हैं और प्यार कैसे लेते हैं। अब प्यार जो है ना, बड़ा अब्रप्ट सा वर्ड है, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। हम लव इज अ मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड हमेशा रहा है। आप लोग मेरे से एग्री होते हैं कि नहीं होते हैं? लव जो है हमेशा कंफ्यूजिंग वर्ड रहा है। मैं ये Sir, कहता is giving and taking is a better word? नो, इट्स ओके। आई एम Undefinable, undefinable. हाँ, यू कॉल एनीथिंग, यू कॉल एनीथिंग, बट द थिंग इज नहीं सुषमा, अनडिफाइनेबल तो नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन होता है, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्यों है? लव का हमेशा कंफ्यूजिंग क्यों रहा है? क्योंकि लव में क्या होता है, हम कोई चीज टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे आपने अपनी वाइफ से कहते तो वो प्यार कर रहा है,
मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें आप टेक इट ग्रांटेड लेते हो कि तू मेरे लिए मेरे कपड़े निकालेगी, प्रेस करेगी और मेरे को देगी, तो मैं प्यार करता हूँ। अगर उसने एक दिन भूल गई तो आप कभी उसके कपड़े नहीं निकालेंगे, है ना। लेकिन जो माँ करती है प्यार, वो अनकंडीशनल करती है। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चा उसको कुछ भी सुना के जाता है, छोटा सा बच्चा होता है, लात भी मारता है, तो भी माँ दूध पिलाती है। वो उसका अनकंडीशनल, उसको पता है कि मेरे बच्चे को कहाँ भूख लगी। बच्चा आपके हाथ में होता है, उल्टी और पेशाब भी कर देता है, तो लेकिन आप फेंकते हो। कभी आपने बच्चे को फेंक दिया कि उसने सुसु कर दिया तो उठा के फेंक दिया, ये क्या कर दिया इसने, करा है कभी आप? No, sir. नो। तो इसका मतलब दैट इज अनकंडीशनल। कि कोई भी कंडीशन है ना, तो वो कितनी भी लात मार ले, वो कितनी भी हाथ मार ले, वो कुछ भी कर ले, है तो मेरा बेटा। तो जहां पे कंडीशन नहीं है उसे लव कहते हैं। और जैसे आपने कंडीशन ले ली, वो गिव एंड टेक वाली बात हो गई। लव जो है वो यहाँ तो, और ये हार्ट चक्र हमारे इसी कंडीशनल लव को बोलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम बोलते तो हैं कि मैं सबको प्यार करती हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने ये सेंटेंस बोला, मैं सबको प्यार करती हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, अपने प्यार पे आपने कंडीशन लगा दी। आपने तुरंत उसको कंडीशन में ब्रैकेट में डाल दी, तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्र गड़बड़ कर जाता है। तो ये हार्ट चक्र जो है, ये बेसिकली बताने की कोशिश करता है कि आप लोगों से कैसे मिलते हो, लोगों से कैसे बात करते हो, लोगों से एक्सेप्ट कैसे करते हो, और एक्चुअली में अगर आप लोगों को एक्सेप्ट करोगे तो आपको भी लोग उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि ये जो चक्र होता है, एक तो सबसे पहले अनकंडीशनल चीजों को बताता है। हम चीजों को रिसीव अनकंडीशनल करते हैं। अब जैसे किसी ने बोल दिया आपको, अगर आपके फादर साहब ने बोल दिया या आपकी मदर ने कुछ बोल दिया, आप नाराज हो जाते, आप उस सिचुएशन के बारे बहुत दूर तक सोचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं उनको प्यार करता हूँ। हाँ, रिस्पेक्ट करते होंगे लेकिन प्यार नहीं करते, और दोनों चीज अलग है। इसलिए प्यार को समझना बहुत जरूरी है, और हम प्यार को नहीं समझते हैं। तो इसीलिए फिर बाद में क्या होता है कि मरने के बाद हम एक ताजमहल बनवाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी उसने प्यार को समझा ही नहीं था। शाहजहां ने मुमताज महल को समझा ही नहीं था, इसलिए मरने के बाद उसे ताजमहल बनाना है। वो ताजमहल नहीं, प्रायश्चित है। आपने देखा होगा मियाँ बीबी सारा जिंदगी लड़ते रहते हैं, सारी जिंदगी लड़ जाते हैं, और कोई एक साथी अगर निकल के चला जाता है तो वो फिर उसको सिर्फ फोटो को देख देख के रोते हैं। वो प्यार नहीं था, वो क्या है, पश्चाताप है। तो अगर ये पश्चाताप हटाना है तो हमें अनकंडीशनल, जिस तरह हम बच्चों को प्यार करते हैं उस तरह प्यार करना जरूरी है। आ, इसके अंदर जब भी बात होती है कि इसमें क्या है, तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज, ब्रीथिंग इश्यू से रिलेटेड डिजीज, सर्किट, ये सारी डिजीज आती हैं। एंड ये बेसिकली बताने की कोशिश करता है इसके अंदर जो इसकी जो क्वालिटी है। सबसे बड़ी बात क्या है इस क्वालिटी में, लव में, फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप में किसी चीज को फॉरगिवनेस है तो इसका मतलब ट्रू सेंस में किसी से प्यार करते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेती है। ठीक, इसको ग्रीन कलर से बोला गया। इनफैक्ट ग्रीन कलर जो होता है ना, आपने देखा होगा, ग्रीन कलर एक सूफियाना कलर है। आपने देखा होगा कि कोई चीज एक्सेप्ट ना हो, तो इसलिए आपने हॉस्पिटल में देखा हो ज्यादा ग्रीन कलर का यूज होता है, वेलनेस का, हीलिंग का कलर। लेकिन ये कलर ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं ये कलर एक द्वेष का भी कलर हो जाता है, जब आप किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं। अब आप पाकिस्तान के झंडे पे देखो ना, वो क्या है, हमें कभी प्यार नहीं कर पाए। इंडियंस को प्यार कर पाए वो, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, सूफियाना लोग हैं, मजहब पे बहुत ज्यादा ब्लेम करते, मतलब बिलीव करते हैं, सिस्टम पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, अपने धर्म को बहुत ज्यादा कायदा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान से या प्रोग्रेसिव जितनी भी कंट्रीज है उनसे चलते रहते हैं। तो ये सूफियाना कलर है। सूफी का मतलब क्या होता है कि सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ खुदा है। ना, उसके बाद जो चक्र होता है, हाँ यहां तक कुछ कहीं पे कंफ्यूजन है कुछ? नहीं सर। क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ना, इसके बाद आता है थ्रोट। अब हमारा जब थ्रोट चक्र आता है तो हम यहाँ कहने की क्या कोशिश करते हैं। थ्रोट चक्र का मतलब होता है
कि वो चीज जो हम बोल सके। और हम कौन सी चीज बोल सकते हैं? हम कौन सी चीज बोल सकते हैं? वर्ड्स। हम क्या चीज बोल सकते हैं? जो हम सुन सकते हैं। फीलिंग्स। गुड वन। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैम ने बोला कि हम जो फील करते हैं, हम जो समझते हैं, ठीक है। और जब हम जो फील करते हैं, यानी कि जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये बोलना हमारे हार्ट चक्र से निकल के आता है, तभी हम बोल सकते हैं। और हार्ट से निकल के आ रहा है, दिल से निकल के आ रहा है। अब दिल अगर हमारा गड़बड़ है, तो बोल भी हमारे गड़बड़ होंगे। हमें चीजें वैसी बताई जाएंगी। और दूसरी बात क्या है कि यू ऑल्सो सेड राइटली कि जो हम सुन सकते हैं, तो अगर मैं बोल जैसा सकता हूं, तो मैं सुनने के हिसाब से ही मैं बोलता हूँ। जो मैं सुनता हूँ वैसे ही बोलता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं कि मैं रिसीव क्या करता हूँ और मैं क्या देता हूँ। इस कलर का, इसका जो थ्रोट चक्र है, इसका कलर ब्लू से बोला है। एंड जब हम कलर की बात करते हैं, ब्लू से बात करते हैं, तो हम इस चक्र को कहीं ना कहीं से हम इसको नॉलेज पे लेके चले जाते हैं। वो नॉलेज जो दूसरों के बारे में आती है। और ज्यादा मतलब इसको क्लियर करने के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, रामकृष्ण की मूर्तियां या शिव की जो मूर्ति है, वो ब्लू कलर से बनाई जाती है, राइट? क्यों बनाई हाँ जाती है जी, हाँ ब्लू जी। कलर से? क्योंकि ज्ञान का कलर है। उनके अंदर ब्रह्मांड की नॉलेज है। इनको ब्रह्म ज्ञान था। तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ये कलर ब्लू से। और इनफैक्ट जब आपने भी लिखना शुरू किया होगा, तो सफेद कागज पे नीली स्याही से लिखाया जाता है। Sir, in that case, you mean to say that green color in case of an heart chakra, हम्म। Lord Krishna used to show the unconditional love because his color was green. Sorry, Ram. No, green, I never said. Lord Krishna was Sir, never. Ram was never green, he was black. No, Lord Krishna was never green here. They were blue. Even Krishna. even Ram Bhagwan भी काले हाँ, नहीं काले थे उन्हों. हाँ, they were even given the knowledge ना, तो they were given the color blue, not And the Ram green. was given a green color. No, nobody. No God is given the green color. Because if you look at these earlier photos of Lord Ram, he was ग्रीन always in green ब्लू होगा color. यार, ग्रीन नहीं होगा, नेवर। हाँ, अगर किसी सूफी का हो, किसी सैंड का हो, तो वो ग्रीन हो सकता है। अगर आपने देखा होगा, जो मजारों पे हम लोग ग्रीन कलर चढ़ाते हैं ना, स्टार्ट हो स्टार्ट। हम मजार पे ग्रीन कलर चढ़ाते हैं ना, हाँ सर. व्हाट दैट कलर? कि ये जो आदमी है, ये जो मर चुका है, ये कहाँ पे है? इसको जन्नत मिले। तो सूफी मतलब क्या होता है कि जब मैं ईश्वर में समा जाता हूं, उसे सूफी कहते हैं। इसीलिए देखा होगा, जो सूफी लोग गाना गाते हैं, तो वो किस तरह से गाना गाते हैं? ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मुझ में समा जा। समझे आप गाना? दूसरी बात क्या Yes. है, जो सूफी लोग गाना गाते हैं, तो आपने देखा होगा, ये अपने आप को मेल या फीमेल कहते हैं। सॉरी, ये अपने आप को फीमेल कहते हैं, और खुदा को, भगवान को मेल मानते हैं। ये प्यार है कि वो जानते हैं कि जो जिससे मैं प्यार कर, मैं जिसको मैं मान रहा हूं, वो मेरे पति की तरह है, वो मेरा ईश्वर है। वो इस तरह से बातें करते हैं। तो हमेशा इन्होंने देखा है, ईश्वर को, खुदा को इन्होंने हमेशा मेल बनाया है, और खुद को एज ए फीमेल बनाया है। ये सूफियाना। ग्रीन नहीं होता यार, राम का कलर ब्लू नहीं होता, इनका ब्लू होता है। ब्लू इज ए नॉलेज एंड विजडम। तो इनके अंदर वो नॉलेज एंड विजडम थी। और हम जब नॉलेज की बातें कर रहे हैं, तो हम क्योंकि मैंने थ्रोट चक्र से बोला कि जब मेरे में नॉलेज होगी तो ही तो मैं बोलूंगा, और मैं विजडम होगी तो मैं सुनूंगा। तो इसीलिए बोला गया, क्योंकि ये लोग ब्रह्म के ज्ञाता थे, ब्रह्म की नॉलेज थी। इसलिए जो विष्णु के जितने भी रूप थे, उसको उनको ब्लू कलर से दिखाया जाता है। इस तरह आपने जैसे नॉलेज आपको दी गई होगी, जब भी आपको पढ़ना सिखाया गया, तो काली वो नीले पेन से
सफेद कागज पे लिखना आपने सीखना शुरू किया, देखिए अगेन नॉलेज। ये मैं और आप नहीं कर रहे, ये यूनिवर्सल होता जा रहा है। और इंडिया में नहीं, हर जहां भी हुआ तो नीले कलर से लिखा गया, किसने रेड कलर से लिखना नहीं शुरू किया, सबने नीले कलर से लिखना शुरू किया। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो यूनिवर्सिटीज या जो जो नॉलेज देने वाली कंपनियां हैं, उनका भी अगर लोगो भी देखेंगे आपने तो वो भी ब्लू कलर का होगा। So actually blue signifies technology. और IT इंडस्ट्री देखिए blue because blue indicates technology. सुषमा, what I said, knowledge. Yes, yes. You are saying technology. Who come first? Who come first, knowledge or technology? Knowledge. That's what I'm saying. Na? I'm saying Okay. the technology after development. So if I'm saying the technology, so technology the wrong way. The first right word is a knowledge. So knowledge is given the technology. That's what I said. उनकी टेक्निक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैं आई सेड कि नॉलेज गोइंग इंडस्ट्रीज, इट मींस ब्लू। और इनफैक्ट तुमने भी जब पढ़ना शुरू किया तो नीले से ही पढ़ना शुरू किया। इसलिए कहते हैं कि जब हमारा एक्सप्रेशन बढ़ता है ना, इसलिए जब हमारा एक्सप्रेशन बढ़ता है तो हम ब्लू से कहते हैं। इसलिए तुमने ज्यादातर बोर्ड्स को देखा होगा, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई भी जगह, तो अपने बोर्ड में ज्यादातर ब्लू कलर से लिखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी नहीं कह रहे हो, ये यूनिवर्सल थॉट आती है। चाहे फिटजी का ले लो एग्जाम्पल या किसी का भी ले लो, जो नॉलेज गिविंग है, उनके आप बोर्ड देखोगे तो किससे देखोगे, ब्लू कलर से देखोगे, नॉलेज। ठीक है, एनीथिंग एल्स? No, sir. Continue. सुषमा? Yes, sir. Continue. You're great, sir. You're a teacher. Yes. नहीं पूछो ना, टीचर से मतलब नहीं है यहाँ पे। नहीं, और कुछ भी नहीं सर, you're correct. You are correct. सीमा शुक्ला, You're correct. सीमा शुक्ला, नहीं सर, सब समझ रहा है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। आप भी क्लास में हैं, योगदान हाँ दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो पूछना ज्यादा अच्छा है मेरे से, क्योंकि हाँ मैं जी सर, कई बार ना गलत भी बता देता हूँ, ताकि मुझे लगता रहे कि मेरी क्लास में लोग सोए तो नहीं है। नहीं सर, आप जो भी कहते हैं हमें सही लगता है सर। माय गॉड, ये वाली बात आपने करके ये बता दिया कि कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर आप सही कहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच एंड रियली आई लव यू। यू पीपल आर रियली ग्रेट एंड आप लोगों की ये अच्छा ही है कि मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं क्रेडिट्स में ज्यादा जाना चाहता हूं, बशर्ते कि आप मुझे सुने, क्योंकि क्रेडिट्स जितना करोगे अच्छा लगेगा। यस चंद्रा, एनीथिंग? Clear, sir. Nothing, sir. Clear है. Anywhere we have some मतलब you want some clarity on that? नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर। देखो So, I चंद्रा, was इन सब only- चीजों को ना, नहीं इन सब चीजों को ना पढ़ना बहुत अच्छा करते हो तुम, मैंने तुम्हारे बारे में देखा भी है। तो इन सब चीजों को ना जब भी करो तो उसको हमेशा अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दो। जैसे हमने हमने ग्रीन की बात करी, तो ग्रीन चारों तरफ देखना शुरू करो, क्यों अच्छा लगता है। तो देखोगे जब तुम पार्क में बैठे हो तो ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, और जब वो तुम ग्रीनरी देख रहे होते हो तो ना तो तुम्हें बीवी की याद आती है ना बॉस की याद आती है। सही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कलर तुम्हें उस जहान पे ले जाता है जो यूनिवर्स से, डिवाइन से मिलाता है। क्योंकि जैसे तुम पार्क में बैठते हो तो चिड़ियों का चहचहाना अच्छा लगता है। इनफैक्ट सर। उस पर बीबी भी आके पार्क में बोले ना, सुनते हो तो वही अच्छा लगेगा। तो चीजें बदल दी। इसीलिए देखो ना, पुराने प्रेमी जो होते थे वो पार्क में जाके मिलते थे, क्योंकि वहां पे ना वो एक दूसरे की मन की बात जो है ना, वो ही और शी कह के नहीं सुनते थे। हमारा जो भी हिंदी मूवीज का पुराना सॉन्ग्स है वो सब पार्क एरिया भी है, मतलब सब एग्जैक्टली green- एग्जैक्टली, राइट। पुराने जो हीरो हीरोइन थे वो पार्क में गाना गाते थे, पेड़ के पीछे छुप छुप के गाते थे, और इसलिए वो गाने अच्छे लगते हैं। चलो गुड। नाउ कमिंग टू द थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र जो है वो हमारे आइज के बीच में है, यहाँ पे है, सेंटर ऑफ द फोर है। और जब थर्ड आई कलर को बोला गया था इंडिगो कलर्स, ये जो इंडिगो कलर है ये बेसिकली एक नॉलेज
का मतलब ऐसा ज्ञान जिसको कहते हैं हम इंट्यूशन से, क्योंकि इंडिगो कलर हमारे सर से नीचे है। तो हम कहते हैं जब कोई, और अब देखिए जितने भी हार्ट चक्र के बाद या थ्रोट चक्र के बाद जितने भी चक्र है ना, वो सारे क्या है, इमेजिनेटिव है। थ्रोट चक्र हमारी बॉडी में फील होता है, लेकिन ये सारे के सारे इमेजिनेटिव, इसलिए इसको एयर एलिमेंट में बुलाया जाता है, कि जो चीजें हवा में आती हैं जिसको हमें सूझना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या चीज है, जब आपका थर्ड आई चक्र होता है, ये जो चक्र है बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है एक इंट्यूशन की, आपके अंदर एक और वो इंट्यूशन जो आप सोचते हो उसको आप जिसे हम कहते हैं ना कि उसको आप अपनी ज्ञान की, नॉलेज की चक्की में पीसते हो, सोचते हो। जैसे कि हमें ये पता लगा कि जैसे यस, आइंस्टीन का एग्जांपल देता हूँ, हम सब ने देखा कि भाई एप्पल नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन उस इंसान ने कहा कि यार एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो जब आप उस चीज का सोचने लग जाते हो, तो चीजों को, इमेजिनेशन को क्लैरिटी में लेके चले जाते हो, उन चीजों पे कंसंट्रेट करते हो, फोकस करते हो, तो यहाँ का मतलब होता है आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना शुरू किया। थर्ड आई चक्र अगर नहीं एक्टिवेट होता तो आप बेसिकली क्या करते हो, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपका कंसंट्रेशन का लेवल कम हो जाता है, आपको ज्यादातर टेंशन आ जाती है। और इसको हमने बोला इंडिगो कलर से होता है ना। द द लास्ट चक्र इज अ क्राउन चक्र। इसको कलर को वायलेट या कई जगह व्हाइट कलर से भी देखा, प्योरिटी का कलर है। और वायलेट कलर का जो मतलब होता है, बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम यूनिवर्स से, डिवाइन से कोई चीज मिल रही होती है। इनफैक्ट वायलेट कलर को मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि जिसके पास वायलेट कलर होता है तो इसका मतलब है कि उसकी मदद हमेशा लोग करते हैं। इसलिए वायलेट कलर जो होता है ना, सेल्फलेस सर्विस बताता है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपका काम दूसरे करके जाएंगे। ये जो कलर है ये बेसिकली कॉन्शियसनेस को दिखाता है, आपके अंदर कितनी जागरूकता है उसको दिखाता है। ये कलर स्पिरिचुअलिटी से रिजेंबल करता है, और स्पिरिचुअलिटी ही है जिसे जिसे हमें, जब हमें कोई तकलीफ में आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाते हैं। हम स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं, हम समझते हैं कि उस डिवाइन से मुझे क्या हेल्प मिल जाए, इसीलिए इसका कलर वायलेट रखा गया, क्योंकि वायलेट कलर का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम थर्ड पर्सन। तो ये हमारे चक्र हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नंबर गिवन इन दिस मोक्ष पट्टम। अब ये मोक्ष पट्टम में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो नंबर हैं वो कैसे हैं, वो बीच में एक सेंटर लाइन आ गई, जिसको, जहाँ पे हमारे 5 नंबर 14, 23, 32, 41, 50, 59 एंड 68 है, और उसके लेफ्ट में एक कुछ नंबर है और राइट में कुछ नंबर है। ठीक है, और आई बिलीव मेरा राइट आपका भी राइट होगा, मेरा No, आपका भी राइट है। no, no, अरे मेरा राइट आपका भी राइट होगा ना। no, हाँ, sir. उल्टा है. तो मतलब मेरा राइट जो है हाथ, आपका, मेरा मतलब मेरा राइट हाथ है, तो उस तरह आपका भी राइट हाथ है ना। यस सर। तो जो चीज आप देख रहे हो अगर वो मेरे राइट में, तो आपके भी राइट में ही होगी कि नहीं होगी। यस सर। कैसे होगी सर सर, सही हम है। आमने सामने हैं, हम आमने ओहो, सामने बैठे हैं। वो तो बीच में है ना। देखो अच्छा ये बताओ, 6, 7, 8, 9 तुम्हारे राइट में कि लेफ्ट में है। Towards left. राइट Towards में right, सर। right, right. मेरी भी राइट में है। Okay. चलो, ओके। तो आस्क यू कि वो चीज मेरे राइट में है, राइट में, ठीक है ना, क्लियर है जी। जी जी। तो अगर हम राइट में देखने की कोशिश करें तो राइट में वो स्क्वायर में वो बातें हैं जो हमारे से इन्फ्लुएंस होती हैं, जो हमें दूसरे इन्फ्लुएंस कराते हैं। और राइट के ज्यादातर नंबर वो नंबर हैं कि जो हमारे इंटरनली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये मोक्ष पट्टम बनाया गया तो सेंटर आपका फिक्स कर दिया, और सेंटर में, या सर क्या वापस रिपीट करेंगे, राइट इंटरनल इन्फ्लुएंसिंग है या फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग है? राइट जो है हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल है, ओके सर, थैंक और जो जो लेफ्ट है वो हमारा यू। इंटरनल इन्फ्लुएंस। अब
इस बात को बेटा समझने की कोशिश करो आप सब लोग बड़े ध्यान से। हमारा जो मैं कहता हूं कि अगर एक आदमी पूरी तरह बैलेंस है, अगर मैं किसी को बोलता हूं तो इसका मतलब उसके चक्र बैलेंस है। किसी आदमी को कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब उसके चक्र बैलेंस है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आपका थर्ड आई चक्र खराब है, तो बट नेचुरल कहीं ना कहीं से मुझे फिजिकली कुछ ना कुछ मिल रही होंगी, और फिजिकली अगर मेरी इंटरनली कोई इंजरी होती है, इंटरनली कोई चीज डेवलप होती है मेरे बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे एक बार की बैठे बैठे ये समझ में आना कि मैं मेरे कान खराब हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मेरा थर्ड चक्र खराब है। लेकिन अगर किसी ने मेरे को झापड़ मार के मेरे को थर्ड चक्र मेरा कान खराब कर दिया, तो भी तो उसने मेरे थर्ड चक्र को डिस्टर्ब किया। तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली, इसका मीनिंग ये है। मैं पहुंच पा रहा हूं आप लोगों तक? Yes, sir. So repeat it once again. किसी ने मारा तो सर एक बार रिपीट करो, थोड़ा ही पहुंच पाए आप। हाँ, अगर आपको बैठे हो, आप घर में बैठे हो, ठीक है ना, और आपको कान की प्रॉब्लम हो गई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ थर्ड आई चक्र को लेके, कि थर्ड आई चक्र में जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं वो आपके आईज, नोज और ईयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आंखों में प्रॉब्लम हो गई, या आईज में प्रॉब्लम हो गई, या नोज में प्रॉब्लम हो गई, तो आपका थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब हो गया। ये इंटरनली हुआ। लेकिन अगर किसी ने आपको झापड़ मारा तो आपके कानों में सुनना बंद हो गया, तो भी तो थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब हुआ। यस, राइट, got it. ये एक्सटर्नल हो गया। करेक्ट। लेकिन इन दोनों के कारण आप ही हैं, इन दोनों के कारण आप ही हैं। एक्सटर्नल के कारण भी आप थे और इंटरनल के कारण भी आप हैं। तो इस चीज को डिफाइन किया और इन्होंने ये बोला कि ये आपके इस तरह से चक्र को इन्फ्लुएंस करता है और इस तरह से सारी एक्टिविटी गड़बड़ होती है। राइट है? Yes, sir. राइट सर। चंद्रा, यू वांट हाँ टू सर, आस्क? So बोलिए। we are what you think, sir? हाँ, वो ये फिलोसफिकल टर्म है Okay. लीलावती, दिस इज वेरी फिलोसफिकल, बट इन अ Okay. वेरी नटशेल में, वेरी लेमैन लैंग्वेज में, द थिंग इज दैट कि इन बोथ द केसेस माय चक्रास आर गेटिंग अफेक्टेड, and since Okay. my chakras are getting affected, I am my all the activity related to that chakra get influenced. Okay. So the moment the thing get influenced, it means my course of action will again change. Just like, for example, I said my third eye chakra give me the power of intuition, inspiration, ठीक है ना, clarity and all this time. Now, if anybody hit me, again it is getting disturbed by clarity, because what will happen? My all focus will go to that person, limited to that person, कि इसने मेरे को झापड़ मारा था, तो मैं कैसे बदला लूंगी, या मैं कैसे बदला लूंगा, मैं हाउ आई विल टेक द रिवेंज फ्रॉम हिम। अल्टीमेटली व्हाट आई डिड, I am not focusing the energy, but what I am doing, I am transferring this energy to my heart chakra, my root chakra, my sacral chakra, to take the revenge. And similarly happening when it is a internally something happened to me. तो बॉडी क्या है, आपका जो भी आपके ऊपर हो रहा है, चल रहा है, वो उस इन्फ्लुएंस को आपको दिखाती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा, इवन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज बोलते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो 12 ग्रह की तरह बैठा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो हमारा 12 प्लैनेट्स की टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस और नो? Yes, sir. External influence. I mean, external any problem, it influences the internally and affect the chakras. हाँ, both in both the cases, even if it is influencing externally, then also it influences your chakras. If it is externally also, it is again Internally also. Okay, sir. दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं ना कि आपको हमेशा सॉफ्ट रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि दूसरों को इन्फ्लुएंस ना हो,
ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. नाउ एनी अदर डाउट? क्राउन चक्र रिलेटेड डिजीज अगर वो ब्लॉक हो तो सेम है बेटा, क्राउन हेड चक्र। रिलेटेड। हाँ, एक्चुअली ना तुम डिजीज के से ज्यादा ना उस चीज पे जाओ बेटा, जो बेसिकली क्या है कि ये हेड रिलेटेड नहीं है, इसके लिए नर्वस सिस्टम, जो नर्व सिस्टम है ना वो तुम्हारा ज्यादा करेगा। इनफैक्ट इसमें जैसे हम कहते हैं ना पार्किंसन जो डिजीज होती है, जब हम भूल जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल हाँ डिजीज, हाँ हाँ ब्रेन हाँ। डिसऑर्डर के, मेंटल डिसेबिलिटी, ये सारी डिजीज में आने शुरू हो जाते Alzheimer's. हैं। हाँ, यस। Alzheimer's. सर आपने कहा था कि ये जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो यूजुअली हमें एक्सटर्नली external. इफेक्ट कर इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ बोलो ना। तो इसमें सर ऐसे सर ये 6 7 8 9 ये कैसे सर, मतलब अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात से ही चलें तो नहीं, छह हम नंबर न्यूमरोलॉजी और की कोई सात बात नंबर नहीं कर रहे, हम कोई न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म नंबर्स को डिफाइन किया, ये नंबर तो खेल वाले नंबर, इसको ना तो न्यूमरोलॉजी से लेके जाना है आपको, ना एस्ट्रोलॉजी से लेके जाना है। ओके ये नंबर वो ठीक है नंबर, ये हम बाद में पता चलेंगे कि हमारी ये नंबर कैसे प्ले करते हैं, हमारी कितने साल की एज होनी चाहिए तो नंबर क्या कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इनको समझ तो लें। ओके, ठीक क्योंकि अगर मैं उल्टा समझाने लग जाता तो आप लोग मेरे को एक अक्षर भी पढ़ाने नहीं देते, है इसलिए मैं उसको सीक्वेंसली चल रहा हूँ। ठीक है। सर ये मोक्ष पट्टम का बोर्ड लेना होता है या इसको प्रिंट करना होता है? यार इसको प्रिंट कर लो, देखो मैंने ऐसे ले रखा है, अच्छा, मैंने इसको ऐसे फॉर्म में ले रखा है। तो कलर प्रिंट निकाल के रखा हुआ है सर। हाँ, कलर ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको समझना चाहिए कि जब आप किसी से बात करोगे, कोई चीज करोगे, तो आप किस तरह से ये बिल्कुल जैसे सांप सीढ़ी खेलते थे ना हम लोग, हाँ सर। वो उस तरह से। तो इसमें सर गीटी भी रखनी होती है? हाँ, गिटी भी रखनी पड़ेगी, वो जो पासे आते हैं वो भी लेने हाँ पड़ेंगे। जी, हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना, सर तो ये वो, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। हाँ डाल दूंगा डाल दूंगा डाल दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में, इनको समझने के बारे में कि ये चीज कैसे शुरू होती है इसमें। हाँ, इसको किस तरह से समझा जाता है। तो जो पहला बॉक्स है, ठीक है, जेनेसिस, इसको बोला जाता है जन्म, उत्पत्ति। जो पहला बॉक्स है उसको बोला गया जन्म, बर्थ या उत्पत्ति। अब ये उत्पत्ति आ, आपकी भी हो सकती है, ये उत्पत्ति आपके उस थॉट की भी हो सकती है जो थॉट आया है आपके पास इस जन्म पे। अब ये जो पहला बॉक्स है, ये बेसिकली ये क्या बताने की, जैसे कि सपोज कर लो किसी को हम ये जब बोलते हैं, किसी को हम बोलते हैं कि जन्म या अ, उत्पत्ति, तो उसका मीनिंग क्या होता है? बर्थ ना, कि भाई किसी को एक आइडिया कंसीव हुआ आप में, और उसने एक जन्म लिया और उसने वो बात कर रहा है, यही होता है ना। यस। या सपोज कर लो एक थॉट आया, उस वो आपके अंदर बात, वो शुरू हुआ। या सपोज कर लो आपकी अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट कैसे, Beginning, starting. हाँ आपकी अपनी लाइफ जो है वो किस तरह से स्टार्ट हो। अब जैसे आपका बर्थ होता है तो बेसिकली ये यहाँ पे एक चीज एलिमेंट पैदा कर देता है। ये ना बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी वेबिनार वगैरह या जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, वो क्या है, कुछ नंबर से कुछ पैटर्न से चलते हैं। ये जरा क्या है, ये उस थॉट प्रोसेस से चला है। अच्छा सॉरी, मैंने वो दिखाना बंद कर दिया क्या? यस सर। यस सर हाँ सॉरी।
दिख रहा है? यस सर। यस थोड़ा बड़ा करना है। सर F11 क्लिक कर दें, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, जी सर, पर ऊपर कर दिया आपने। नहीं, बॉक्स तो यहाँ है ना मैम, पूरे बॉक्स मत देखें, अभी 1 नंबर पढ़ा रहे हैं, 1 नंबर एक पे एक करके जाए। देखेंगे ओके इसको। ओके, ठीक है सर, पूरा ठीक आएगा नहीं। ठीक ठीक सर। तो ये जो है, ये बेसिकली बर्थ का मतलब एक और चीज होती है, डिजायर, कोई इच्छा, है ना? आपके कर्मों के हिसाब से एक इच्छा होती है। जैसे आप एक किसी को बच्चे को बर्थ देना है, तो पहले, सबसे पहले तो माँ बाप में एक डिजायर होती है ना कि वेदर वी शुड हैव ए चाइल्ड और नॉट। तो बर्थ का शुरुआत ही कहाँ से, तो डिजायर से शुरू होती है। अब ये जो बॉक्स है, ये कहीं ना कहीं से उस चीज को पैदा भी करता है, उस चीज को बनाने की कोशिश भी करता है, उस चीज को रिप्रेजेंट भी करे, जहां पे अंदर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर होप होती है। वो होप लाइफ के प्रति भी हो सकती है, वो होप किसी किसी इच्छा के प्रति भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो उत्पत्ति है, वो अपने में बड़ी इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, क्योंकि हो सकता है आपको पैसा चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए कि भाई मैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें सीख लूं या मैं जो नॉलेज ले लूं। किसी को ये चाहिए कि भाई मेरे को एक सुंदर वाइफ होनी चाहिए, किसी को होना चाहिए कि ये वाइफ को छोड़ के दूसरी वाइफ आनी चाहिए। तो अलग अलग इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना? और ये सारी की सारी चीजें कहाँ से शुरू होती हैं, हमारी डिजायर से। तो डिजायर इसके लिए मस्ट है, और ये फिर बाद में ये उस डिजायर को इच्छा में कन्वर्ट करती है। और ये डिजायर से इच्छा में कन्वर्ट करने के लिए बीच में जो चीज आती है वो है कर्म, राइट? तो आप अपनी डिजायर के हिसाब से कर्म करते हैं। कमिंग टू द सेकेंड बॉक्स, ये जो है, जो सेकेंड बॉक्स है, उस इल्यूजन के बारे में बोलता है जिसे माया कहते हैं। और माया का मतलब क्या होता है? ब्रह्म। माया का मतलब क्या होता है? भ्रम, जो हमें गुमराह करता हो। अब ये इल्यूजन, अभी तक आप देख रहे हैं, ये दोनों चीजें आपके अंदर ही है। डिजायर भी आपके अंदर है और इल्यूजन भी आपके अंदर है। तो जब आप जन्म ले लेते हैं, हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं, ऐसे राइट। जब हम जन्म ले लेते हैं, तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, आंखें खोल के चारों तरफ को ऑब्जर्व करते हैं। हम अपने चारों तरफ के वातावरण को देखते हैं, और उस वातावरण के समय हम वो सबसे पहली वो चीज देखते हैं जो कि हमें कंफर्ट देती है, जो हमें कंफर्ट देती है। आप अगर इस फोटो में देख रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे सांप की पूंछ बनी हुई है, और वो 63 से निकल के आती है, और 63 अंधेरे को दिखाता है, और 7 इल्यूजन को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रोशनी अंधेरे के बाद आपके आंखों पर पड़ती है तो आपकी आंखें चौंचिया जाती। ये कहीं ना कहीं आपको जो इल्यूजन है, ये आ, ये बताने की कोशिश करता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है, ठीक है ना? एक क्लू देता है अबाउट द ट्रू नेचर के बारे में। और ये खामखा जो इल्यूजन है, ये आपको एक और चीज का इंडिकेशन देता है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। ये दिख रहा है वैसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो आपको कमिटमेंट जरूरी हो जाता है। नाउ द थर्ड बॉक्स, एंगर यानी क्रोध। अब यहाँ पे भी ये अगेन दिस इज इंटरनली चीज हमारे अंदर आ रही है, ठीक है? और ये जो क्रोध वाला बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, ये बेसिकली एक्चुअली में क्या है कि वो ऑब्स्टिकल है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकता है। आपको जब भी गुस्सा आया, तो वो उसने क्या करा, आपको
आपकी किसी भी ग्रोथ को रोकता है। यस और नो? और क्रोध आपके लेवल को नीचे लेके आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा क्रोध आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाता है। अब अ, ये क्रोध जो है ना, अगर मैं इसको दूसरी मीनिंग से लूं, इसको दूसरी तरह से समझूं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बोल्डनेस भी दिखाता है कि आपके, इसलिए हमने बात कर रहे थे हम एंगर मैनेजमेंट की। तो एक एक ऐसा बोल्डनेस दिखाता है कि आप एक ऐसा स्टेप ले जाते हो जो लीग से हटके है, जो चीजों से हटके है। आप चिल्ला पड़ते हो, अगर किसी ने अत्याचार कर दिया तो आप चिल्ला पड़ते हो उसके ऊपर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो क्रोध है वो लीड से हटके है। इसने आपके अंदर बोल्डनेस दिखाई, इसके अंदर आपने क्रिएटिविटी बताई, इसने अपने आपको एक्सप्रेस करना बताया, इसने आपको ये बताने के लिए कि यस यहाँ पे रोशनी है और मैं इधर शुरू करूं। जो गुस्सा है ना, ये अगर मैं उसको दूसरी तरह से समझूं, तो ये गुस्सा प्यार का अपोजिट भी है। जब हम प्यार करते हैं तो गुस्सा करते हैं, लेकिन है केवल यही कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का मेथड। इस अ, इसका मतलब क्या होता है कि जनरली देखो, इसका मतलब क्या होता है, कोई और बताएगा तो आपको बोलेगा भी अपने गुस्से को कंट्रोल रखो, ठीक है ना। लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखो, क्योंकि गुस्सा आना जरूरी है तुम में। अगर हम में और आप में गुस्सा नहीं आएगा तो हम क्रिएटिव नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं गुस्से को हमेशा क्रिएटिविटी से लोड करता हूँ, और हमेशा बताता हूँ ये आपका जो गुस्सा होता है, ये आपके विजडम की, आपके ज्ञान की एक चाबी है। आपने कभी ऑब्जर्व किया ये बात कि गुस्सा आपके ज्ञान की चाबी है, या मैं ही बोल रहा हूँ? Yes, sometimes you get determined कि गुस्सा ठीक बोल रहे गुस्सा हैं आया सर। तो गुस्से से ही हम बहुत सारे काम गुस्से में आके कर लेते हैं कि ये तो मैं करके ही देखना है। गुस्सा क्या है, तो हमारी क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है, हमारी विजडम की है। जब आपको गुस्सा क्यों आता है, बेसिकली गुस्सा में क्यों आता है, हमारे अंदर कोई चीज की कमी होती है, तभी हमें गुस्सा आता है ना। अगर नॉलेज होगी तो हम समझा देंगे सामने वाले को, तो बहस करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन गुस्सा जब करेंगे तो हमको ये लगता है अरे यार इनको समझ ही नहीं आ रहा। तो गुस्सा बेसिकली आपके नॉलेज को, एक क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ बॉक्स, क्या है? लोभ, ग्रीड। ग्रीड क्या है? एक, कोई ऐड करना चाहेगा ग्रीड किसे कहते हैं, लालच किसे बोलते हैं? It's an लोग extension of anger. ओके, नॉट एग्जैक्टली। सर जो अपना और नहीं है पाने उसको की पाने की चाहत। Not satisfied. लालची, लालची। लालची। लोभ का मीनिंग हो गया, वो तो लोभ का मीनिंग हो गया। मैंने कहा मतलब क्या है? तो जो अपने पास नहीं है उसको चाहना, पाने की चाहत। सर वो एक्सेस में ये कुछ चीज हमेशा चाहते हैं उसके लिए हमेशा लालच। हमेशा चाहिए चाहिए चाहिए, ग्रीड दो भी है फिर भी चाहिए। एक्सेस में सर जब कोई चीज चाहते हैं वो या ग्रीड है। ऑलरेडी उनके पास है फिर भी चाहिए, ज्यादा चाहिए। Not satisfied with anything. Sir, it's higher than the need. राइट, The greed राइट। has to be equal to the need. यू ऑल हैव सेड वन थिंग व्हिच इज वेरी गुड, कि आपने ये बताया कि जब मैं किसी चीज को होल्ड करना चाहता हूँ, किसी चीज को जमा करना चाहता हूँ, तो उसको ही लोभ कहते हैं। अगर मैं पैसा बहुत इकट्ठा करना चाहूंगा तो पैसे का लोभ है ना। तो लोभ मतलब व्हाट सुषमा सेड एंड व्हाट चंद्रा सेड कि, एंड व्हाट सुबीर सेड, कि हम इस चीज को जब होल्ड करना चाहें, मतलब मेरे पास होने के बावजूद भी मैं उसे चाहने की कोशिश करूं, तो दैट इज अ ग्रीड, राइट? हाँ सर, हाँ सर। यस। एंड ये ग्रीड कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव थॉट में भी लेके जाती है कि ग्रीडी फॉर द नॉलेज, ये पॉजिटिव हो गया। नॉलेज के लिए अगर आपके अंदर भूख है तो पॉजिटिव चीज हो गई, और आप नॉलेज को होल्ड भी करना जी। चाहते। ग्रीड जो है
जो आप सबने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, तो ग्रीड कहीं ना कहीं से हमारे अंदर, मैं किसी चीज को इकट्ठा क्यों करना चाहता हूँ, जैसे मैं पैसा इकट्ठा करना चाहूँ, क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैं पैसे के बारे में इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। So greed for knowledge is good. Greed for materialistic thing is bad. See, the greed for the knowledge is also not good, because you are accumulating that thing. You are not distributing. Suppose I want to get the knowledge for my own self, so it is again going to create a confusion to me. Okay. The thing which I am going to accumulate is not good, because I'm just telling you. One, I said कि greed is basically related to the insecurity, कि मुझे पता है अगर मैं पैसा रखूंगा तो क्या हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, जब तो चोरी हो जाए, ओ सॉरी, अगर कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो इनसिक्योर फील हो रहा हूँ, तो इसलिए मैं पैसा इकट्ठा हूँ क्योंकि मेरे कल काम में आएगा। हम यही करते हैं ना, बैंक में पैसा रखते हैं, शेयर में पैसा रखते हैं, क्यों क्यों रखते हैं? फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। वी आल्सो कॉल द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कहते हैं ना आप लोग। Yes. तो बेसिकली क्या है कि हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने लिए सिक्योरिटी के लिए, हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो हम पैसा रखते हैं। सेकेंड थिंग, हम अपने फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, कल को मैं रिटायर हो गया तो क्या करूंगा, कल को मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो क्या करूंगा, तो वही पैसा इकट्ठा कर लो। या मोर डिजायर, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा, या कोई भी हम पैसा, मैंने एग्जांपल लिया, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, यू फाइंड दैट कि दीज प्रोमिनेंट थिंग्स आर एग्जिस्टिंग देयर। तो मैं क्या करूंगा? मोर डिजायर। मोर डिजायर का मतलब बहुत चाहिए मुझे, मेरा मन नहीं भरता। दूसरी बात क्या हो सकती है? क्योंकि मुझे पैसा, ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी जो अपनी बैड जरूरतें हैं, गलत जरूरतें हैं, कोई भी जरूरत जो मेरी है, उसको ये पूरा करता है, इसलिए मैं पैसा रखता हूँ। सपोज कर लो, आई एम ए वुमनाइजर, आई वॉन्ट टू मीट विद अ डिफरेंट गर्ल ऑन डिफरेंट टाइम, तो आई नीड अ मनी। तो ये लोग क्या करेंगे? पैसा रखेंगे, क्योंकि ये पैसा इज गिविंग दैट थिंग। सो अल्टीमेटली द मनी इज गिविंग ए ग्रीड टू देम, या पावर। अभी आपने देखा ना कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सरकार बन रही है, ठीक है ना, तो जिस किसी भी पार्टी को, मैं कांग्रेस को लूं या बीजेपी को लूं या XYZ सारी पार्टी हैं, nobody has got the clear mandate to become the ruler of India. So what they did, क्योंकि इनको पावर चाहिए, इन्होंने क्या करा? दे बिकम यूनाइटेड। जो सारे लोग थे तो ग्रीड थी ना, सब यूनाइटेड हो गए। And even having the different mentality, different thought about the, the democracy, they got united. पर ये पावर में आना चाहते हैं, तो ये पावर की ग्रिड इनको यहां तक ले आई। But that is practical now, sir. So here also we can think that desire is good, more desire is bad. हाँ, exactly. But I'm not saying what is a practical, not practical. This is just example कि आपको ये चीज जो डिजायर थी, इवन देखो, एक चीज क्या होती है कि मैं इनकम्पिटेंट हूं, मैं आई एम नॉट, जैसे हम एग्जाम लिखते हैं तो क्या होता है कि जब मुझे नहीं आता तो मैं अपना पन्ना खाली नहीं छोड़ के आता, मैं आजू बाजू वाले से पूछूंगा कि यार जरा मेरा आंसर दे दे, बता क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ठीक है ना। एंड तो यहाँ पे भी वही है। तो मैं कह रहा हूँ कि इनको पावर की एक लालच है, तो इसलिए पावर की लालच ने क्या कर दिया कि सब डिफरेंट माइंड ऑफ थॉट को यूनाइट कर दिया। तो वहां हम बैड हैबिट की बात कर रहे थे, बैड कर्मा की बात कर रहे थे। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा याद बनो कि एवरीथिंग बिलोंग टू द गॉड, मतलब यूनिवर्स। मैं गॉड का नाम फिर वापस नहीं लूंगा, और कुछ भी मेरा नहीं है। तो जो एरोगेंसी है ना कि मेरा है, वो गलत है, ये लोभ का एक इंडिकेशन है। जब आप ये समझ जाओगे कि सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, तो आप लोभ को समझ पाओगे, और जहां आपने मेरा कहना शुरू कर दिया, आप लोभ के पास चले गए। नाउ द फिफ्थ बॉस,
जो फिफ्थ बात को देखो तो वो कहता है कि फिफ्थ बात फिजिकल प्लेन। अब ये फिजिकल प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा हमने बात करो, इसको इंडिकेट किया इसने रूट चक्र से। अब हम जब बात करते हैं रूट चक्र की, तो हम फिर वापस हम आ जाते हैं कि वो सिक्योरिटी, वो जिसे हम कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी, चाहे फूड की हो, क्लॉथ की हो। तो बेसिकली यहाँ बताते हैं कि आदमी यहाँ पे स्टेबल हो रखा है, एंड ही हैज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द ग्राउंडिंग। वो अपने सतह पे आ चुका है, वो अपने जमीन पे पाँव रख लिए हैं कि बॉस अगर मैं यहाँ से हिलूंगा तो गड़बड़ जाएगी। ये चीज सिक्योरिटी है, ये नॉलेज के बारे में बताती है, ये आपके एंटरटेनमेंट के बारे में बताती है, ठीक है। और कुछ हद तक ना आपने कहीं पे जैसे कि मैम ने पूछा था ना कि सर ये 5 नंबर, ये 7 नंबर, तो ये बताता, मैं वहां पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसे न्यूमरोलॉजी से नहीं जोड़ो, क्योंकि इसको हर एक चैप्टर को पढ़ो। न्यूमरोलॉजी से जोड़ के ना कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, तो वहां पे मत जाओ। सिंपल वे में जैसी चीजें वैसे समझो ना। 6 नंबर, 6 नंबर क्या बताता है? डिल्यूजन, मोह, अटैचमेंट। अब ये मोह जैसे वर्ड आया तो आपको लगा ना कि साइलेंट पात्र किसी से बेटा अटैचमेंट होना। तो क्या चीज हो गई? बिना उतगिती आई? इस फीलिंग को किसने डेवलप किया आपके अंदर? मोह फीलिंग किसने डेवलप की? मोह फीलिंग जो डिल्यूजन greedy, है, greedy, 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 हाँ, ये किसने डेवलप की? किस चीज ने डेवलप की? greediness. नहीं, ग्रीड तो अलग चीज है, वो मेरे अंदर हुई है। मोह मतलब जैसे दशरथ External, को external, external. हाँ, जैसे ये दशरथ को मोह था राम से, और केकई को मोह था भरत से। तो उसने अल्टीमेटली रिजल्ट किसको दिया? राम को 14 साल का वनवास। मेरा मीनिंग समझ पाए आप लोग? नहीं सर। मोह का मतलब होता है वो टेम्परेरी एक्सेप्टेंस का बाउंडिंग। क्योंकि आपको किसी चीज से मोह है, इच्छा है, वो बहुत ज्यादा दिन रहती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आती है मोह, एक बॉन्डेज ऑफ किसी मटेरियल का, किसी चीज का, किसी रिलेशन का, जो आपके साथ बेसिकली क्या कर रही है, ये आपके साथ लंबे दूरी तक नहीं जा रही, ये छोटे समय के साथ आपके साथ पड़ी हुई है। इसको हम मोह कहते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी चीज से इच्छा होती है, तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होती, आप एक दिन तर जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर 7। दो एक कंसेप्ट के बारे में बोलता है, मदहोश के बारे में बोलता है, ठीक है, मतलब वैसा चीज जो इंटॉक्सिकेशन होता है, मीन होता है कि नशा, जिसे हम कहते हैं। ये नशा कैसे आता है? जब हम दूसरे की कंपनी में जाते हैं, किसी चीज का भी नशा आता है हमारे में, प्यार का हो, ड्रग्स का हो, तो ये, और ये जो नशा होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है, ये क्या करने की कोशिश करता है? हमें परफॉर्म जो हम करते हैं उसको डिस्टर्ब करता है, हमारे अंदर एक रॉन्ग फीलिंग लेके आता है, हमारे अंदर एक रॉन्ग थॉट लाके आता है, और हमें ईगो। मदहोश का मतलब ईगो नहीं है ब्रदर। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को, जैसे क्या होता है, लोग शराब पीते हैं, क्यों पीते हैं? मजा आएगा, नशा आएगा, नशा मिलेगा दादा। नशा मिलेगा। मजा तो बाद में आएगा, पहले नशा मिलेगा। बिकॉज, और वो नशे में कई बार ये होता है ना कि हम ये नशा इसलिए पैदा करना चाहते हैं क्योंकि उस वक्त हम जो भी हम करेंगे वो किसी को पता ना चले, और उस नशे के पीछे हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके ऊपर कोई आदमी ऑब्जेक्शन ना ले सके। कोई कहे तो हम क्या कर सकते हैं कि यार मैं तो नशे में था। आपने कई बार माफ सुना, कीजिए। लोग कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं ना
कि अरे यार मेरे से ही हो गया, मैं तो कुछ नशे में था यार, मुझे पता नहीं चला। माफ कर दो बस। यस। रुपेंद्र। यस सर। हाँ, you can- कोई आ, कुछ व्यू डालना चाहो? ना नहीं, एग्री। नशा तो ये भी तो हो सकता है ना, एस्केप करने के लिए, करंट सिचुएशन से भागने का भी तो एक वो हो सकता है नशा। सेम ना बेटा, वो एक्चुअली सेम बिल्कुल, मतलब परफॉर्मिंग, मतलब व्हाट आई सेड कि एनीथिंग विच लीड यू फॉर द रॉन्ग परफॉर्मेंस, लीड ओके। यू फॉर नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग। तो आपको भागने से भी नशा करते हो तो भी वही बात है, आप कुछ करने के लिए करते हो तो भी वही बात है। एंड अगेन ये नशा जो है डेवलप कहाँ से हो रहा है? दूसरी सी बैड कंपनी से हो रहा है। या सपोज कर लो, आप नशा इसलिए भी कर सकते हैं व्हेन यू फील योरसेल्फ पावरलेस, व्हेन यू डोंट हैव एनी स्टेबिलिटी। आपने राइट कहा, ठीक है। सर वो जो प्यार का नशा के बारे में क्या कहेंगे? प्यार का नशा भी वही चीज है। प्यार का नशा बेसिकली कहाँ है? वो प्यार का नशा आपको ना उस चीज से दूर लेके जा रहा है जिस चीज में आपको जाना है। देखो, प्यार का नशा होना वहां पे गलत हो जाता है, क्योंकि आप क्या है, एक चीज से, जैसे लैला मजनू थे, तो लैला को और सॉरी मजनू को प्यार का नशा था। तो उस प्यार के नशे में क्या हुआ, वो सब कुछ भूल जाता था। तो वो नशा ने क्या किया उसको, इवन वो एक राजकुमार होने के बावजूद वो सब कुछ भूल गया। गौतम बुद्ध में जैसे था, ईश्वर को पाने की इच्छा रही, तो वो क्या हुआ, उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से कि अ, हमारा और आपका जीवन क्यों हुआ है? मजा लेने के लिए या ये सब करने के लिए हुआ है? मैं नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको अपने आप को विरक्त करने की बात कर रहा हूँ। जब आप लाइफ से अपने आप को डिटैच कर देते हो, तो ये जो जो है ना मदहोश, वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ से डिटैच कर रहा है, और किसी कारण से हो रहा है। और ये कारण आप नहीं हो, इन्फ्लुएंसिंग करने वाला दूसरा बंदा है। ये मीनिंग है, मतलब मैं। सर, हाँ। सर जैसे नशा हम अचीव करने के लिए, सक्सेस के लिए, कुछ पाने के लिए अच्छी चीज है, जैसे चाहे वो क्रिकेट हो चाहे जो भी हो सर, तो वो तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। नहीं, अब तुम दो चीजें कह रही हो। Yeah, it can be positive also, negative also. Ma'am is saying correct, sir. नहीं मैं Sometimes नशा है मेरे को पाने के लिए, that also is correct, I think. मैं अब तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसे समझो। मुझे एक चीज पाने के लिए अगर मैं सभी चीजों को छोड़ दे, जैसे मुझे अपने प्रमोशन पाना है, मैं रात दिन ऑफिस में लगा देता हूँ, इज इट गुड? अपनी फैमिली भूल गया हूँ, इज इट गुड? नो। तो नशा कैसे सही हो सकता है? मुझे सक्सेस पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बहुत लोगों को दबाऊंगा अपने नीचे। जिसने भी कहा कि नशा है, इसका मतलब है वो बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस, मैंने बुद्ध का भी एग्जांपल दिया आपको, और मजनू का भी एग्जांपल। बुद्ध स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते थे, ये प्यार चाहता था। और दोनों ने एक्चुअली में क्या किया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अपने Both left the family. यस सर। व्यू, आप अपने व्यू रखो। देखो मैंने तुम अगर नशे को, नशे से अपनी सक्सेस को एंजॉयमेंट करने की बात कर रहे हो, आई एम ओके, कि हाँ साहब, मैं मेरे को कोई चीज अचीव हुई है, तो हम उसके नशे में कुछ कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फलाना, वो चलेगा। मैं उस नशे से बिल्कुल अगेंस्ट में हूं जो आपको आपकी बाकी जरूरतों से, जो आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर लेके चला जाता है। जैसे कि हमने प्रमोशन की बात की, कुछ लोग प्रमोशन में इतने अंधे हो जाते हैं कि परिवार तक भूल जाता है, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी वाइफ कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं। कुछ लोग पैसा कमाने में इतना ज्यादा वजूद जाते हैं कि सालों साल वो दुबई में जाके काम कर रहे होते हैं, और उनको वहीं से पता चलता है उनके 3 बच्चे हो गए हैं। तो इज इट गुड? इज इट गुड?
No, sir. No, sir. Understood, sir. तो नशा वो गलत है। ये ये उस इसको मैं आगे भी बताऊंगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। वी आर कमिंग टू द 8th नंबर, जो बेसिकली मिथ्या के बारे में बताता है, एवरेज के बारे में बताता है, एनवी एंड ग्रीड के बारे में बताता है, इसे मिथ्या कहते हैं। अब ये मिथ्या क्या चीज है? जिसे मिथ्या जिसे कहते हैं ना, जो निरर्थक है, अनजस्टिफाइड है, मतलब वो डिजायर, वो इच्छा जो अनजस्टिफाइड है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये बात कहना है, क्योंकि हम जब डिजायर की बात कहते हैं तो हमेशा हम डिजायर के बारे में होता है जस्टिफाइड ही है, क्योंकि कोई भी इच्छा आपके अंदर होती है वो जस्टिफाइड होती है, तभी तो इच्छा होती है। लेकिन जब हम अनडिजायर की बातें को मिथ्या की बात करते हैं, उस चाहत की बात करते हैं जो हम पकड़ नहीं सकते, उसके बारे में हम अपनी फोर्स लगा देते हैं, चीजें लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ये बोलने लग जाए कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहूं, और वो उस चीज को करने के लिए कुछ तंत्र मंत्र का साधनों का यूज करना शुरू कर दे। डिजायर तो है उसके अंदर कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा, लेकिन एक ये डिजायर उसके अनजस्टिफाइड है कि नहीं है? So means unrealistic desire. अगेन बच्चे, जब मैं रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक ना डिजायर में कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उसको मतलब उसको जस्टिफाई तुम कैसे करोगे, कैसे करोगे? किसी दूसरे की चीज लेके जैसे मैं आज बोलूं कि मेरे पास 100 करोड़ होने चाहिए, जस्टिफाइड ही नहीं है ना, मैं मेहनत ही नहीं कर रहा तो 100 करोड़ कहां से आ जाएंगे? अगर मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूं तो ये मिथ्या है ना, झूठ है ना। मैं बोलूं कि मैं इतनी पूजा करूंगा कि शिव मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, बेवकूफ बना रहा हूं ना लोगों का, कि कर ही नहीं सकता ना मैं। जो अगर मैं इस तरह की चीजें नहीं कर सकता तो अनजस्टिफाइड होती हैं। तो बेसिकली वो है कि वो चीजें कहना, और ये हमारी लाइफ में आता है, ये हमारी लाइफ में आता है। और देखो बड़े मजेदार चीजें हैं कि इस सब चीजों को जितने अभी हम तक पढ़ी हैं, इनको मोक्ष पट्टम में कहाँ भी दिखाया गया है? रूट चक्र में दिखाया गया। इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी चीजें हमारी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती, और यही करती है ना, लोभ मोह माया, ये सारी चीजें हमारी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रही हैं, और यही हमारे साथ होता है। इसको कितना बारीकी से उन्होंने समझाया है, यही इसकी ब्यूटी है। इस चीज को समझो। जो चीज हम अभी बोलते साहब आपका रूट चक्कर खराब है, तो कोई बोलता है गाजर खा लो, कोई बोलता है लाल कपड़े पहन लो ठीक हो जाएगा। हमारे साथ यही हो रहा है ना। हाँ इस चीज को मतलब को यहाँ क्लियर किया है। क्योंकि इसको मतलब को क्लियर किया गया था इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि हम सब किस चीज में जाते हैं? भ्रम में। चलो, तो ये बेसिकली जब ये ना आ, जब हम ये सोचने लगते हैं, मिथ्या क्या चीज होती है कि कोई चीज हमसे बेटर है, उसके पास हमसे अच्छी चीज है, तो हमें वो चीज अचीव करने की माल होते हैं। और हम इस वक्त जब अचीव करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम में वो क्षमता है कि नहीं है। जैसे सभी राक्षसों ने जब देखा कि उनको देव बनना है, तो देव बनने का मीनिंग क्या था? उनको लगा तप करना, तो सबने तप किया। लेकिन वो मांगने क्या गए ईश्वर से? उन्होंने मांगा क्या? कि हमें अमर होने का वरदान दे दो, तो किसी को नहीं दिया गया। तो उसने अमर को दूसरे दूसरे कंसेप्ट में दिया। किसी ने बोला कि मेरे सिर पे, अगर मैं किसी के सर पे हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाएगा। किसी ने बोला कि क्या कहते हैं, मुझको केवल शिव का पुत्र ही मार सकेगा, क्योंकि उसको पता था शिव तो अघोरी है, शादी नहीं करेंगे। तो कंसेप्ट वो हुआ कि इन लोगों ने वो चीज वो मांगी। तो ग्रीड यहाँ पे ये बताने की कोशिश करती है कि जब आप कोई ऐसी इच्छा लेते होते हो जो कि डिजर्विंग नहीं है। अब देखो इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस चीज में सांप की पूंछ आ रही है, और सांप की पूंछ कहां से आ रही है? एनवी से।
जब जलन से। तो ये हमेशा एक वो चीज आती है कि जब आपकी इच्छा में कोई चीज एक्स्ट्रा आती है, तो इसको कहते हैं मिथ्या। नेक्स्ट, काम लोग, काम, इच्छा, यानी कि सेंसुअल प्लान, इसको सेंसुअल बोलते हैं। बिकॉज ये नंबर जो है, ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो है आपके अंदर उस काम, अब काम ना अलग नहीं होता। काम, हमारे अंदर वो भावना है ही नहीं कि जो भावना बिल्कुल अलग है। काम इच्छा है, जरूरत है, लेकिन काम एक्सेस ना हो जाए, इसको इसने यहाँ पे बताया कि काम है ये। या आपका डिजायर का है। और यहाँ से देखो, ये 9 नंबर से आप एक सेकंड लेवल पे जाने की कोशिश करो, इसका मतलब काम आपके लिए जरूरी है। वो डिजायर भी जरूरी है, वो लस्ट भी जरूरी है, वो पे, क्योंकि आपको फैमिली चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको अपना सक्सेसर चाहिए, तो काम इज डिजायरेबल, इस लिंक। ये जो है ना, इसको अगर हम बोला जाए, तो काम को अगर हम थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए, तो ये गलत कहाँ पे हो जाता है? जब हमें इग्नोरेंस आ जाती है, हम लैक ऑफ नॉलेज में चले जाते हैं, तब ये काम गलत हो जाता है। क्योंकि हमें समझ में आया, हम उसे, इस काम को प्रोडक्टिविटी से ना समझकर इसको हम भूख में लेने लगते हैं, इसको हम हंगरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और तब हम वो और चीजों को डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि हम जब काम की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम बात करते हैं उस डिजायर की, उस चीज की जो मैं अपने जैसी पैदा करना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा शक्ति देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब काम आता है, तो वो बोलता है कि मैं अपनी सेक्सुअल नीड को अकम्प्लिश करना चाहता हूँ। वहां पे थोड़ी सी चीजों में बहुत, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। यस। अब कुछ पूछना चाहो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर बहुत सारे जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें हम जब भी ये सब चीजें उनमें मेंशन है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ ऑलरेडी मतलब हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, या अभी हमारी लर्निंग की स्टेज चल रही है, अभी पता नहीं कितने साल और लगेंगे समझने में। लेकिन सर ये है कि ये फिर उससे कैसे डिफरेंट है? ये जो मोक्ष पटम है ये रिलीजन से कैसे डिफरेंट है? ये रिलीजन से डिफरेंट नहीं है, कोई भी देखो, एक बात हमें समझ लो, जो जो भी स्पिरिचुअलिटी है ना, वो किसी रिलीजन का मोह नहीं करती। तो ये जो मोक्ष पट्टम है, रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जैसे मैं वो एग्जांपल इसलिए बताता हूँ ताकि वो रिलीजन की किताबें आपने पढ़ी और मैंने पढ़ी हुई हैं, तो जब हम उसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आती है। लेकिन जहां तक ये काम मोह मोक्ष ये सब चीजें है ना, वो एक लिमिट में बताई गई। इस किसी भी एनर्जी को आप एक्वायर करते हो तो लिमिट में करते हो। और इसलिए मैंने कहा कि देखो सारी चीजें कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने क्या करा, आपको रूट चक्र में दिया। क्योंकि यहां से अगर कोई चीज ज्यादा होती है, क्योंकि लस्ट को हमने रूट चक्र से ही डोनेट किया है, क्योंकि इसके लिए क्या उत्पत्ति देता है, प्रोग्रेसिव देता है। अब लेकिन अगर मैं उस लस्ट को लेके चला जाऊं, वो इच्छा शक्ति कि जो मेरी फीलिंग को ले आए, मतलब मेरी ग्रीडीनेस को ले जाए, मेरे अंदर वो चीज रख दे कि मैं हर चीज को अपनाना चाहूं, एज ए सेक्स सिंबल लेके चलूं, तो गलत है। आपने देखा होगा कि अगर आप शायद खजुराहो जाएं, तो वहां बाहर तो अलग फोटो है, लेकिन अंदर जब जाते हो तो वहां पे शिवलिंग है। तो लॉजिक बिहाइंड क्या है उसके, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि लॉजिक उसका क्या है कि आपके अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं, जो कामना है, वो आपके बाहर तक है, अंदर आपके शिव है। तो सिमिलरली हम मोक्ष पट्टम भी वही बात करते हैं। देखो हमने बोला ना, स्टेबिलिटी, मोक्ष पट्टम मतलब वो इच्छा शक्ति, वो डिजायर जिसे हम अचीव कर जाएं, उसको मोक्ष कह लो या कैसी बात कर लो, हम उसको समझने की बात कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आज मैं आप या कोई भी कितना बाहर चला जाए, कितनी भी सब कुछ कर ले, लेकिन एक्चुअली में लास्ट ऑफ द लाइफ में, या मैं आपसे भी पूछूं तो आपकी लास्ट डिजायर क्या है, तो यू हैव अ डिजायर,
कि किसी को बोला कि मुझे अचीव हो जाए, मुझे बहुत पैसा मिल जाए, कोई कहेगा साहब मुझे ज्ञान मिल जाए, कोई बोलेगा कि मेरे अच्छे कर्मों का फल मिल जाए। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई इस वे ऑफ जर्नी में हमें चीजें क्या मिलने वाली, कैसे मिलने वाली। दिस इज मोक्ष पट्टम। एक एक बॉक्स को हम इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए क्लियरिटी दे रहा हूँ कि जब हम उसको डायग्नोज करें तो हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म हमें कहाँ ले जा रहे हम्म। और सर आई होप कि एंड में जाके हमें पता चल जाएगा कि मोक्ष कैसे मिलेगा। बिकॉज मैंने तो ये Even that कोर्स is a इसीलिए desire. ज्वाइन करा है। Attaining moksha is a desire. हाँ, यस इट देखो इज एक अ बड़ी मजेदार, डिजायर। देखो एक बहुत बड़ी मजेदार बात है। हम सबको मोक्ष चाहिए, लेकिन हम में से कोई मरना नहीं चाहता। नहीं सर, मैं तो आई एम रेडी, पर ये है कि ये चाहती हूँ कि मोक्ष मिले। देखो मैं वही समझा रहा हूँ, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबसे बोला जाए कि मोक्ष में कौन कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, तो हम सब हाथ खड़े कर लेंगे। लेकिन हमें ये बोला जाए कि स्वर्ग में जाने के लिए मरना जरूरी, तो हम सब अपने हाथ नीचे खींच लेंगे। देखो सबसे बड़ी बात ना, मोक्ष मरने को नहीं कहते, ये हमेशा याद रखना। सर मरना मरना ही तो सच है, बाकी तो सब झूठ ही है। वही वही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। हम्म, मरने को मतलब क्या है, तुम देखो या तो गीता को फॉलो करो कि मरने का मतलब क्या है। जिसे हम हम्म। कहते हैं ना 9 नंबर, 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर क्या बताता है हमें। संक्षिप्त 9 नंबर क्या बताता है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, हम्म, चलना। हम्म। ठीक है ना। तो जब हम बदलाव लाते हैं अपने ट्रांसफॉर्म, वो है मोक्ष। मोक्ष ये नहीं है मरना, स्वर्ग नरक किसी ने देखा है कि कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, किसी ने देखा है। मोक्ष वो है कि आपके जाने के बाद आपको 10 लोग याद करें, वो मोक्ष है। आपको जाने के बाद आपकी फोटो के आगे कोई दिया तो जलाए, वो है मोक्ष। सर वो तो कहते हैं मुर्दों की फोटो ही नहीं लगानी चाहिए। हाँ वो तो मैं भी कहता हूँ, वो तो मैं भी कहता हूँ। तो सर आपके मुताबिक तो हमारी फोटो भी नहीं लगनी चाहिए। जब आंखें बंद तो हम बंद। सही आज सर। आपको रोला रप्पा करें। सो हाउ डू यू, मतलब अभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहना कि यहीं पे बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम मैं चाहूंगा कि कल तक 72 तक जाएं, ताकि उसके बाद हम लोग ना, इसमें एक्सरसाइज लंबी है। एक्सरसाइज 1 2 3 क्या है कि हमें ये करना भी है। तो डाइस में मतलब रेडी रखने हैं, हमने हमने खेलना भी है। हाँ तो वो टाइस खेलना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हाँ। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, बहुत मजा आता है। आप आप हम्म, आप अपनी चीजें समझते हो अपनी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आई एम सो मच अम्यूज बाय दिस। हम्म। क्योंकि कई बार आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही जब किए होंगे तो मेरे से उत्तर बड़े अजीब से सुने होंगे। और कई बार मेरे उत्तर जी। सुनकर जब से ये आदमी क्या बोल रहा है यार, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं है। लेकिन वो होता क्या है, वो आंसर मुझे यहाँ से मिले। हम्म, हम्म। सो ये कल रहेगी या मंडे को? मंडे कर लें यार। हाँ मंडे। मंडे कर लो सर, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं ये है। मंडे भी जाएगी फिर ट्यूसडे भी जाएगी, तो आप लोग तो प्रिपेयर संडे रहिएगा। कर लीजिए सर, तब छुट्टी रहता है। If you take prolong also, it won't be problem. It will No, not finish थोड़ा on थोड़ा Sunday, no जल्दी ma'am. स्टार्ट कर on लीजिए Monday, संडे। sir. संडे इज ए हॉलीडे, लेट्स एंजॉय संडे। हाँ और संडे क्या है, मोदी साहब वैसे भी शपथ लेने जा रहे हैं। और दूसरा क्या, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो मैं यहाँ हाँ। मैं यहाँ पे आप मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आप उधर देख रहे होंगे, ओ साहब छक्का मार दिया।